दो लोग का ना वो बना दिया है, को-होस्ट बना दिया, तो बीच में कोई रिक्वेस्ट करे ना अगले 5 मिनट तक तो उसे एडमिट कर लेना, उसके बाद नहीं करना, क्योंकि बीच में आएंगे तो उन्हें कुछ होगा नहीं, फिर कहेंगे सूरज बताओ। ठीक है, तो 5-10 मिनट तक आप ना वो उनको एडमिट कर लेना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विजिबल है सब कुछ स्क्रीन पे? यस सर। सर यस सर। पहले शुरुआत करने से पहले देखो आईपीसी हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक आपसे एक बेसिक क्वेश्चन, मतलब अपने अपने लैंग्वेज में बताना, ठीक है, कि कोई नहीं, मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से भी, आपके हिसाब से क्राइम क्या है, मतलब कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। ऐसी चीज जो लॉ के अगेंस्ट हो। एक ये भी ठीक है, और कुछ कोई और? Anything unacceptable in the eyes of law. ठीक है, मतलब ऐसा इसको बोल सकते हैं ना कि एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ लॉ और कमांड, कि आपको ऐसा करने के लिए बोला गया, आप वो ऐसा ना करके किसी दूसरे तरीके से कर रहे हो आप, तो लॉ का भी हो सकता है, कमांड का भी हो सकता है, अगर जूरिस्प्रूडेंस की इसकी लैंग्वेज में इसे बोलूँ तो। अब एक बात कभी सोचा आपने कि कोई चीज़ जो आज क्राइम है, मतलब आज के डेट में क्राइम है, अगर 1 साल 2 साल बाद वो क्राइम ना है, क्या ऐसा हो सकता है? आपने ऐसा कभी कुछ देखा है? हाँ, हो सकता है। क्या एग्जांपल दो? एडल्ट्री का केस था वो सबसे मतलब सेक्शन बता दो तो। और सेक्शन याद हो गया। नहीं, मतलब याद कर लेना। 375 some. 497 बहुत सही है, आपको एग्जांपल याद है कि मतलब आज एक समय क्राइम था लेकिन आज नहीं है, ठीक है। ये 2018 में स्टक डाउन किया है। केस का नाम बताना चाहोगे कोई? जोसेफ शाइन। हाँ हाँ, ड्यून बार बार पूछता रहता है, ठीक है। तो मैं एक तुम्हें जो हमें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है कि 4 एलिमेंट होते हैं क्राइम के। आईपीसी शुरू करने से पहले से बताना चाहता हूँ, 4 एलिमेंट होते हैं, मतलब 99% आईपीसी में ये चारों, मतलब 99 नहीं, मतलब 95% केसेस में, मतलब अलग अलग जो सेक्शंस है वहाँ ये जरूरी होते हैं कि ये फुलफिल होने जरूरी है टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम या ऑफेंस अंडर दिस कोड, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो भी बताऊंगा। और वो पहले 4 एलिमेंट्स जान लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ह्यूमन बींग होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, पहले चारों सुन लो, मेंस रिया, शायद आपने सुना होगा, एक्टस रियस। और चौथा इंजुरी होना चाहिए किसी अनदर ह्यूमन बींग को, ठीक है। एक ह्यूमन बींग हो, ठीक है, उसके पास मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड हो, इंटेंशन हो कि वो देखना चाहता हो कि मतलब वो क्या चाहता है, मतलब डिजायर कुछ उसके मन में है कि मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूँ, चोरी करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके दिमाग में इंटेंशन है, अभी बेसिक कॉमन भाषा में बातचीत कर रहा है, ठीक है, लीगल उस तरीके नहीं, बिल्कुल आम भाषा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 एलिमेंट होते हैं, ह्यूमन बींग होगा एक, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन में है कि जो आईपीसी ये कोड है उसके जो ऑफेंसेस है वो कमिट ना करे, लेकिन इसके छोड़ के वो क्या कर रहा है, दूसरा चीज लेके आ रहा है, मेंस रिया लेके आ रहा है, गिल्टी माइंड, इंटेंशन बोलते हैं जिसे, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड होता है ये मेंस रिया। और फिर क्या करता है, एक्ट करता है वो, ठीक है। गिल्टी माइंड, मान लो उसने सोचा मर्डर करना है, वो वेपन्स सब कुछ प्लानिंग वालिंग करता है। एक्टस रियस मतलब वो मर्डर कमिट करता है। और चौथा चीज क्या होता है, इंजरी हो जाता है जी, मर्डर होगा तो आफ्टर एक इंडिविजुअल को इंजरी होगा ही होगा, लेकिन क्राइम केसेस में अगर आपने केसेस पढ़े होंगे तो एक चीज देखा होगा कि इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट होता है हमेशा, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी ए वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या ए वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ए वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान होता है। ऐसा क्यों होता है कि क्रिमिनल केसेस में स्टेट होती है एक पार्टी, बाकी जो इंजरी हुआ किसी इंडिविजुअल को हुआ है। आपने कभी सोचा ऐसा? किसी कोई आइडिया बोलना चाहेगा? क्योंकि वो क्या पूछ रहे हो भैया? सोसाइटी एट लार्ज को मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिंपल 2 लाइन में, सोसाइटी एट लार्ज। क्राइम जो होता है ना, या सिविल केसेस हो, लैंड डिस्प्यूट हो, वो 2 लोगों के बीच होता है, ठीक है। अब कैसे होता है क्राइम में, मर्डर से तीसरा पर्सन, मतलब वो सोसाइटी कैसे फर्क पड़ता है सोसाइटी को। मान लो एक इलाका है जहाँ पे मतलब महीने में मतलब 4 मर्डर होते हैं, और एक इलाका है जहाँ मर्डर में मतलब दिल्ली में ही जहाँ कोई मर्डर नहीं होते, तो आप लोग ड्यू में आते हो, तो दोनों में से आप
रूम कहाँ लेना पसंद करोगे, अपना मतलब एकोमोडेशन कहाँ करोगे, जहाँ क्राइम कम है, ठीक है। तो इससे आप अपना तो अपना हित देख लिया इंटरेस्ट, लेकिन जहाँ मर्डर हो रहा है वहाँ भी तो लोग रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है। और आफ्टर ऑल ये कौन सा सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट की होती है। तो स्टेट इसलिए पार्टी होता है क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि क्राइम जो होता है ना वो सोसाइटी एट लार्ज मतलब उसके अगेंस्ट वो होता है, इंटरेस्ट स्टेट पे होते हैं। कि इंडिविजुअल के तो होते ही हैं, इंटरेस्ट उसके हार्म हुए ही है, एक इंडिविजुअल को इंजरी हुई है, लेकिन उसके साथ ही साथ आसपास सोसाइटी होते है उसका भी नुकसान होता है। ये थोड़ा हम बातचीत कर रहे हैं ना कि समझने के लिए, आसानी के लिए। ये जूरिस्प्रूडेंस की क्लास आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जरूरी है, 5-10 मिनट ही बात करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। तो एक बार 4 एलिमेंट बता दो अब क्या होता है। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। नहीं नहीं, वो बता दिए ना यार, 4 Human, एलिमेंट। mens rea, excess rea, injury. अच्छा जो भी आपने बताया, हाँ वो 4 स्टेप्स बता दी तुम। सॉरी सर मैं भूल गया। Human, ह्यूमन mens बीइंग rea, हो गया, excess rea, and Human, injury. actus reus, mens rea and injury. हाँ देखो, ह्यूमन दोनों एंड पे है। एक ह्यूमन है जो लीगल ऑब्लिगेशन में, कि वो कोई मतलब इस कोड की बात करें या किसी भी कोड की बात करें, ठीक है, कि जो कोड में मेंशन ये ऑफेंस है वो ना करे, ठीक है, ऐसा एक ह्यूमन बीइंग है। दूसरा है मेंसरिया, ठीक है। मेंसरिया क्या होता है, ये आप आके अच्छे से पूरा 21 महीना क्लास चलता है आपका, जबकि लॉ फैकल्टी में डिवाओगे 1 महीने आपको यही पढ़ाया जाएगा। मेंसरिया जरूरी है कि नहीं, कौन सा ऑफेंस में जरूरी होता है, कौन सा में नहीं। लेकिन ये तो मैंने बताया कि मेंस ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। क्या सभी मतलब ऑफेंस में कि टू कंस्टिट्यूट ऑफेंस ये चारों एलिमेंट जरूरी होते हैं क्या, आप हाँ। बताओ हमेशा। नहीं, सोचो नहीं, आईपीसी में बता सकते हो नहीं सर। कहाँ का चीज जरूरी है, कोई एक एग्जांपल। उसे क्या बोलते हैं जहाँ मेंस रिया जरूरी नहीं होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। अब मैं आपको भेज भी दूंगा, आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो ना, किडनैपिंग। सर टॉर्ट में सर कॉन्स्पिरेसी बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे किडनैपिंग है, उसमें मेंस रिया इरेलीवेंट होता है। अब वो नहीं पूछने जाएंगे कि क्यों भाई, मतलब तुम्हारा इंटेंशन था कि नहीं। मान लो किसी कोई बच्चे को उठा के ले गया वापस लौटा दिया, कि हमारा इंटेंशन तो था ही नहीं, हमने एक्ट किया लेकिन दूसरा चीज नहीं कमिट किया, तो चलो हमने कोई ऑफेंस नहीं किया। इसलिए मतलब कुछ ये उद्देश्य था ना सर कि गुड इंटेंशन से कि उसको अपना बच्चा समझ के उठा ले गया। और ये बहुत सेंसिटिव, देखो ऑफेंसेस देखोगे ना जहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो है कि उसको ना लायबिलिटी से बचने के लिए ना, जो सामने वाला ऑफेंडर हो बचे, उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज है कि हटा दिया गया कि वहाँ मेंसरिया जरूरी नहीं है, ठीक है। वो बहुत सेंसिटिव है, मैं नाम लेना चाहूंगा तुमको। मान लो अपने अगर देश के अगेंस्ट है, वेजिंग वॉर है, सेक्शन 121 है, ठीक है। सेक्शन 124 है, सेडिशन है। किडनैपिंग है सेक्शन 359, ठीक। या काउंटर फिटिंग कॉइन्स है, अब तुम नकली चीजें वो बना रहे हो, मतलब कोई नोट बना रहे हो और सिक्के बना रहे हो, और कहोगे मैं, मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तो ऐसे शौक है मुझे वो करने का, तो कोई ऑफेंस नहीं। तो इसलिए मतलब ग्रेविटी इन ऑफेंसेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ से हमने हटा दिया है। मतलब मेंसरिया जरूरी नहीं होता, इरेलीवेंट होता है इन सारे केसेस में, और इसको बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। जब आप ड्यू में आओगे, आपका पहला यूनिट इसी पे है, आप पूरा 1 महीना यही पढ़ोगे। ये बेसिक डिस्कशन चाहता था आपसे मतलब करना, ठीक है। फिर मैं इस पे एक्ट पे आता हूँ अपने। सर मुझे ना डाउट है, ये किडनैपिंग में मेंस रिया कैसे नहीं है, जैसे वो तो गिल्टी माइंड होता है किडनैप करते वक्त। नहीं, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये मुझे क्लियर नहीं हुआ किडनैपिंग में मेंस रिया कैसे नहीं है, क्योंकि गिल्टी माइंड जब हम किसी को किडनैप करते हैं तो गिल्टी माइंड तो होता है। नहीं है, जरूरी नहीं रहता, वो गुड इंटेंशन से मतलब खुद से उसका जैसे एग्जांपल लो, जैसे आपने किसी को किडनैप किया, ठीक है, आपने किसी को उठा लिया, किसी बच्चे को, तो आप कोर्ट के पास मतलब, अब वो छोटा होता है ना, काफी सेंसिटिव चीज है, तो आप कहोगे ना कि नहीं मैंने इसके कंसेंट ले लिया था, हम तो ऐसे घूमने गए थे, ठीक है। एक बहाना आप ये कर सकते हो, ये कहोगे मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं गिल्टी, मैं तो घुमाने ले गया था इसे। तो इसीलिए आप देखते हो ना, बहुत आसानी से आपने किसी मतलब, अभी जब किडनैपिंग पढ़ेंगे और आप जब दिखाओगे, या ये वाले फेस में जो लेके भागते हैं, बहुत आसानी से ना, सबसे पहले ये आप किडनैपिंग का वो जो सेक्शन होते हैं उन पे हम तुरंत लगा देते हैं, क्योंकि आप लॉफुल गार्जियनशिप से जैसे ही ले जाओगे, इसलिए मतलब वो उसका राइट है, जो आईपीसी में साफ साफ लिखा हुआ है। आपको फील होगा नहीं नहीं 2 मिनट के लिए, वो लॉफुल गार्जियनशिप है,
2 मिनट के लिए हटाया तो भी लग सकता है, तो ठीक है। वो अवॉइड कर देगा ना। अब मान लो मेंस रिया रख देते तो क्या नुकसान होगा, कोई भी उठा के ले जाएगा, मान लो उसको बचना है, आप तो ला के रख देगा घर पे वापस उस बच्चे को, कहेगा मैंने तो कुछ ऑफेंस किया ही नहीं है। आप कहते हो ना चलो मेंस रिया होना चाहिए, रख देते हैं, ठीक है, वो कहेगा भाई लो मैं ला के वापस रख देता हूँ, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मतलब ये और स्ट्रिक्टर है कि बस केवल तुमने एक्ट ही किया ना वहीं पकड़ लेंगे तुम्हें, नहीं पूछेंगे तुम्हारा गिल्टी इंटेंशन गिल्टी माइंड था या नहीं था। ठीक है सर। तो आईपीसी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये बताओ आईपीसी ड्राफ्टिंग कमीशन, देखो चेयरमैन का नाम तो सबको पता होगा, चलो एक दो लोग बता दो। मैं काले। ठीक है, ये कौन सा कमीशन था बिफोर इंडिपेंडेंस? फर्स्ट लॉ कमीशन। क्या? ठीक है, आप तुम लोग ना ग्रुप पे जाकर देखो, ढूंढ के मुझे ये बताना, आप एक दूसरे को भी बताना। देखो चेयरमैन का नाम तो सब मालूम है, और कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी में इसके? दो लोगों, 2 या 3 जितने भी लोग थे नाम ढूंढ के बताना। एक बार शायद पूछा था, लास्ट ईयर पेपर कभी देखोगे तो एक बार पूछा था, या किसी और लॉ एग्जाम में पूछा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो एक बार ये देख लोगे। सबको चेयरमैन का सर नाम डीयू तो में सब, नहीं पूछा, क्या कह रहे हो? सर डीयू में नहीं पूछा, मैंने पूरा लगाया है इसलिए मैं आपने करेक्ट किया ना कि किसी और लॉ एग्जाम में मुझे अच्छे से याद है, मतलब पीआईक्यू, जैसे आप ड्यू का कर लेना ना, तो आप ना पीआईक्यू दूसरे के भी कर लेना थोड़े से, जैसे ओके। खासकर एनएलयू दिल्ली वाला कर लेना, बस आईलेट होता है जो, उसका कर लेना। हाँ उसमें पूछा था, एक बार आप चेक करना, याद आ गया मुझे। तो सब मान लो चेयरमैन पूछ के थक जाते हैं, तो उसने उसमें ये ऐसा पूछा था। और ना आप ये मैं बताना भूल गया ओरिएंटेशन में, बहुत सारे क्वेश्चन ना वहाँ से रिपीट होते हैं आईलेट से, मतलब आप एक बार देखना खुद कि जो वो स्टैटिक जीके, लीगल स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एनएलयू दिल्ली आईलेट में पूछे जाते हैं, वो पूछता है ड्यू। बाद में उसने पास्ट में भी पूछे हैं, तो एक बार पेपर उसके भी देख लेना, बस लीगल वाले देखना, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैटिक जीके वाला, अभी वाला नहीं, जब ये 2 साल से पैटर्न पता नहीं, क्लैट का तो चेंज हुआ है, एनएलयू दिल्ली में पेपर देखा नहीं है, जब नहीं होता था क्लैट नॉर्मल वाला जैसे अपना ड्यू होता है, लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन आते थे, मतलब ये लीगल स्टैटिक जीके का आता था पहले, उस तरीके तुम ना पहले देख लेना, 5-6 साल का पेपर देख लेना, वहाँ से अब तुम्हें फायदा होगा काफी, 5-6 क्वेश्चन वहाँ से भी तुम्हें हो जाएंगे, अच्छे खासी तैयारी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ना आप सबको? यस सर। ठीक है, फिर अब एक्ट पे आ जाते, ये जरूर पता करना आप लोग कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी में और कौन से 2 मेंबर होंगे, ठीक है, मुझे भी बताना। एक थॉमस बेंटिंगटन करके थे तो हाँ आप चैट बॉक्स में लिख दो सबके लिए, ठीक है, और बाकी लोग वेरीफाई करना क्या सही बता रही हैं, ठीक है, तो फिर ग्रुप में लिख देना, एक दूसरे के साथ शेयर कर देना। और एक चीज और पता करना, मैं बता दूंगा आपको कि मान लो ये एक्ट है 1860 का, लेकिन आज भी कैसे चल रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से 2 आर्टिकल हैं, ठीक है, जो आर्टिकल एक मैं बताता हूँ, वेरी इनिशियल है, आसपास आपको मैं हिंट दे देता हूँ, 12 to 15 के बीच में, एक बिल्कुल लास्ट, आर्टिकल 13 रेड विथ 13 नहीं रेड विथ एक और आर्टिकल है, दोनों को साथ मिला 15 सर। नहीं 13 सही है, एक और है 372। Yes, sir. Article 13 clause A read with 372. ठीक है, आप लोग सब लोग वेरीफाई करना, दोनों को कंबाइंड रीडिंग लोगे ना, तो आपको ये था कि जो भी हमारे 32 भी एक नहीं 32 तो तुम्हारे भाई वो फिर रीड के लिए 32 वो क्वेश्चन रेमेडी इन्फोर्समेंट के लिए जाओगे, मतलब ये कि ये पुराने लॉ से क्यों चले आ रहे हैं, इसको लीगल सेंसिटिव कहाँ से, मतलब कौन, मतलब क्या इसकी वैल्यू क्यों आज भी हम ढो रहे हैं इसे, तो आप ये दोनों कंबाइंड रीडिंग करोगे ना इन दोनों आर्टिकल्स की, तो आपको पता चलेगा कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना कि जो भी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उससे इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब पहले वाले जितने भी लॉज, अब सबको एक साथ रिवील थोड़ी कर देंगे, फिर बैठ के हम तो 10 साल ड्राफ्टिंग करते रहते उस समय, कि जो भी इनकंसिस्टेंट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वो चलता रहेगा। आर्टिकल 13 रेड विथ 372, 13 तो सही है, 372 के वक्त वेरीफाई कर लेना, ठीक है तुम लोग, मैं भी बता दूंगा तुम्हें। अब आईपीसी स्टार्ट करते हैं। देखो 3 कैटेगरी है इसमें, मतलब मैंने जो किए हैं, मतलब एक तो है कि इंडियन टेरिटरी में जो सेक्शन 2 है, कभी तुम्हें पूछे, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, मतलब सेक्शन 3 और 4 की लगता है कि ये भी तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, मैं एग्जांपल्स बताने की कोशिश करूंगा। सेकंड तो सिंपल है कि इंडियन टेरिटरी में कोई ऑफेंस करेगा एवरी पर्सन, ठीक है, फॉरेनर भी हो
वो लायबल होगा अंडर दिस कोड। थर्ड के लिए अभी ये छोड़ दो, फोर्थ के बाद आएंगे थर्ड, सेक्शन थर्ड पे, ठीक है। सेक्शन 3 पे आएंगे, फोर्थ सेक्शन 4 के बाद आएंगे। अब ये क्या है, हमारा जो आईपीसी कोड है ये बाहर मतलब इंडिया की टेरिटरी से कब कब मतलब भी जाके मतलब कुछ हमारे प्रोविजंस होंगे, हम अटैक कर सकते हैं, उसके एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। हमारे इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, कहीं बाहर रह रहा हो, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया रह रहा हो, ठीक है, या हमारे कोई एयरक्राफ्ट हो रजिस्टर्ड इंडिया में और बाहर हो, उस पर क्राइम हो रहा हो कुछ, ठीक है, ऑफेंस हो रहा अंडर दिस कोड, ठीक है। या हमारा जो मान लो जैसे एक बार तुमने न्यूज़ देखा होगा या देखते रहते होगे कि साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर्स को या हमारे कोई भी प्लांट्स होते हैं उससे अटैक किए जाते हैं, तो वो कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में लोकेटेड है, उस पर अटैक किया हो तो वो भी लायबल होगा इस कोड के, जितने भी सेक्शन है रेलेवेंट सेक्शन उस पर एप्लीकेबल होंगे। इसमें आपने ये पढ़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आ भी चुका है, वो कहाँ गया, वो नहीं दिख रहा आपको, हाँ युगांडा वाला कहाँ है, हाँ ये रहा आपका, ये देख लो, यहाँ दिख रहा है आपको, हाईलाइटेड है। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ठीक है, इंडियन टेरिटरी से बाहर कर रहा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। मान लो वहां से मर्डर करके यहाँ आ जा रहा, ठीक है, तो वो तो कहेगा भाई वहां मैंने किया था, आप क्या क्यों मुझे वो पकड़ रहे हो, वो कौन से सेक्शन से होगा बताओ। 3, ये जो लायबल है, ये बंदा बाहर मर्डर करके आ रहा है, किस सेक्शन से लायबल है, 2, 3 या 4? 4 से। 3 में क्या है? 3 में आप लैंग्वेज मत पढ़ना, मैं बता देता हूँ। मान लो किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग, कोई और इनेक्टमेंट उस पे लग रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब किसी बंदे पे मनी लॉन्ड्रिंग लग रहा है, फॉरेनर है या कोई और प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आईपीसी मतलब कोई भी स्पेशल लॉ, ये तो जनरल लॉ है ना, ये समझते हो ना, स्पेशल लॉ जनरल लॉ में मतलब आप जनरल लॉ ये होता है कि लगभग पूरी कोशिश होती है कि सब पे एप्लीकेबल हो और पूरी टेरिटरी पे हो। स्पेशल लॉ होता है कि छोटा एक टेरिटरी हो, मान लो जैसे किसी स्टेट का हो जाए तो स्टेट का कोई प्रोविजन, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, ऐसा नहीं किसी और समझो, मतलब एक इनेक्टमेंट सबका हो गया जैसा, ठीक है, हाँ आपसा हो गया, तो ये स्पेशल इनेक्टमेंट हो गए। तो ऐसे ही है, सेक्शन 3 कहता है कि किसी पे अगर स्पेशल इनेक्टमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल है ना, तो उस पर आईपीसी भी के भी रेलिवेंट प्रोविजंस लगेंगे उस पर। सेक्शन 3 ये है, ठीक है। 2 है इंडियन टेरिटरी में, सिंपल लैंग्वेज में समझो, कोई क्राइम करता है लायबल होगा। 4 जो होता है याद रखना अच्छे से, 3 और 4 में कई बार कंफ्यूजन होता है सब लोग को, वैसे याद रखना कि जो कभी पूछे सेक्शन नंबर भी रेलिवेंट है यहाँ पे, 2 और 4 ये भी याद रखना है। कंटेंट तुमने पढ़ लिया, सेक्शन भी याद रखना। समझ में आ गया ये वाला चीज आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा जो आप सीखोगे, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ो। इंडिया जो हाईलाइट कर रखा है, India means the territory of the India excluding the state and of Jammu and Kashmir. ठीक है, ये देख रहे हो हालत, तो ये है मतलब वो एरर है, मतलब आज भी बचा हुआ है, मतलब ऊपर प्रियम्बल में हमने सब कुछ अमेंड कर दिया कि अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है, पर इंडिया के डेफिनेशन में आज भी हमने अमेंडमेंट नहीं किया, भूल गए हैं। ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि हो जाता है, गलती छूट जाता है, तो इस पर लड़ना चाहिए। अब क्या जज के सामने जाएगा तो वो क्या इसे किस तरीके से देखेगा, क्या वो ये मानेगा? नहीं ना। तो आप लोग के लिए भी है कि आप लोग परेशान हो जाते हो कि देखो ये लिखा नहीं लिखा, कभी छूट जाता है। लेजिस्लेचर से अमेंडमेंट हो गए हैं, उसके बाद अभी लेटेस्ट भी अमेंडमेंट हुआ है, ऊपर भी हो चुका है मतलब प्रियम्बल में, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ इनसे गलती हो गई, छोड़ दिया इन्होंने। ऐसे ही एक फैक्ट आपको बताना चाह रहा था। इस पे आ जाते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, 23 और 24, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन क्या होता है कि आप ना कि किसी अनलॉफुल मीन से आप कुछ जनरेट करते हो, ठीक है, लीगली आप इंटाइटल नहीं हो, आप मतलब मान लो किसी इसमें तो नहीं है वो, मतलब एनडीपीएस, आप मतलब ड्रग्स उसके थ्रू आप वो कर रहे हो, अब ड्रग्स वो तो बैन है एनडीपीएस के थ्रू, लेकिन आपने क्या उससे जनरेट किया प्रॉपर्टी, अब लीगली इंटाइटल नहीं हो वो करना, लेकिन आप कर रहे हो,
ठीक है। रॉन्गफुल गेन क्या होगा, अनलॉफुल मीन से प्रॉपर्टी आप जनरेट कर रहे हो, अब लीगली इंटाइटल नहीं हो। रॉन्गफुल लॉस सेम इसी मैनर वही है तरीके से, आप किसी चीज के लिए इंटाइटल हो लेकिन आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्लियर है आपको ना? अब ये इंपॉर्टेंट आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। 24 और 25 डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, इसको एग्जाम से समझेंगे, चीटिंग मतलब एग्जाम होता है उसके हिसाब से समझेंगे। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or याद रखना और wrongful loss to another person, एंड नहीं है इसमें कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। एक भी हो गया तो उसे डिसऑनेस्टली समझेंगे। आईपीसी में जहां भी आगे प्रोविजंस है, इंडिविजुअली तो ये लग जाता है सेक्शन, ये भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन कोई इसका ऐसा सच पनिशमेंट नहीं है। वो बड़े ऑफेंस होंगे जहां पे यूज होता है कि डिसऑनेस्टली ये एलिमेंट कंप्लीट होना चाहिए। एक आप बता सकते हो कहाँ है एलिमेंट ये आईपीसी किसी ऑफेंस में? जब थेफ्ट पढ़ोगे ना, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखोगे डिसऑनेस्टली, वहां ये जरूरी होता है। ठीक है, ये दो में से एक हो, डिसऑनेस्ट मतलब किसी बंदे को या तो रॉन्गफुल गेन हो गया है या दूसरे को क्या हो गया है, रॉन्गफुल लॉस हो गया है, इसे हम डिसऑनेस्टली करेंगे। इसको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो किसी ने पैसा दिया, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि और एग्जाम में मेरे मतलब मार्क्स बढ़ा देना, किसी को किसी जो पेपर इवेल्युएटर होता है उससे 10,000 रुपया दिए कि मार्क्स बढ़ा देना, तो रॉन्गफुल से क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक, तो भी डिसऑनेस्टली भर लेंगे। या फिर उसने किया 10,000 दे दिया कि इस बंदे के नंबर कम कर देना, फेल कर देना, इससे ये रॉन्गफुल लॉस हो गया। अब फ्रॉडुलेंटली क्या है, इसमें पर्सन इज सेड टू थिंक, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है ना, हमें सेमेस्टर उस तरीके से समझा है इसमें। अब जब जितने बड़े उसमें जाओगे, इसमें आप एक सुई धागा जैसा डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन हमें उतना मतलब नहीं है, हमें बस अपना एंट्रेंस का काम निकालना है। फ्रॉडुलेंट मतलब है पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। इसमें क्या एग्जांपल होगा चीटिंग वाला दोगे तो? एग्जांपल देना चाहोगे फ्रॉडुलेंटली का? कोई बोलना चाहेगा? Fake documents. तेज तेज बोलो। Fake documents, sir. Fake document. हाँ, ये कह रहा। और कोई बोलना चाहेगा एग्जांपल? सर किसी और के पेपर पे अपना नाम लिखकर सबमिट करना। बिल्कुल सर अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करके मतलब किसी से कुछ लेना। हाँ, वो आपके इसमें भी आता है। मतलब अब देखो ना, आईपीसी में ये कहेंगे ऐसा नहीं। नहीं आप सही है, आपका सबका एग्जांपल सही है, लेकिन आप हमेशा याद रखना ना, कभी इस बात में नहीं है ना कि बस यही सेक्शन अट्रैक्ट होगा। अब देखो नीचे काउंटरफिट है ना, किसी और चीज को किसी और रूप में दिखाना, मतलब ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा। उस किसी बंदे को किसी फैक्ट के बेसिस पे ना, पता आप देखोगे 28 भी लग रहा है, उस पर 25 भी लग रहा है, और बड़े ऑफेंसेस जो आगे पढ़ोगे वो भी 2-3 सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे भी आइसोलेशन नहीं कि बस देखो 25 के अंदर ही है, तुमको इसी अंदर पनिशमेंट दे रहे हैं। जब कोई क्राइम करता है ना, तो देखना उतना मतलब नंबर ऑफ सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। कभी किसी के FIR पढ़ना, कोई कॉपी पढ़ना उठा के देखना, 1-2 नहीं 7-8 सेक्शन एक साथ लगे होते हैं, रेलिवेंट सेक्शन। ठीक है, एक ये मैंने 27 हाईलाइट कर रखा है। जब हम CBT पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 24-25 में क्या डिफरेंस था फिर से बता दीजिए। वो 24 और 25 वही डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली वाले। देखो तुम इसी से याद रखो, बस किसी को रॉन्गफुल गेन कराना या रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन लॉस ऊपर हमने पढ़ा कैसे कि रॉन्गफुल गेन कैसे होगा, वो लीगली इंटाइटल नहीं था। अब कोई लीगली इंटाइटल है कि वो उसे नंबर बढ़ा के मिल जाए, जितना वो डिजर्व होता है उतना मिलना चाहिए। या कोई लीगली रॉन्गफुल लॉस क्या है, लीगली इंटाइटल है कि जितने उसके मार्क्स उतने मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके मतलब कम किए, उसके साथ पढ़ो। दोनों ऊपर है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन के साथ रेड विथ, फिर 25 उसको साथ में पढ़ो तो क्लियर होगा। इसमें होता है डिफ्रॉड समवन, इसमें इंटेंट नहीं होता कि साथ गेन या करे या नहीं, पर डिफ्रॉड करना होता है, लगने में एक जैसा मतलब वही ना मिसरिप्रेजेंट करके खुद को। हाँ, डिसीव कर रहा है किसी को।
उसमें भी एक तरीके से आप देखो ना, मतलब डिसीव का एक कुछ एलिमेंट है, लेकिन गेन और लॉस का एलिमेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें 24 में। भैया ये भी बोल सकते हैं किसी को मतलब इंसल्ट फील कराना, मतलब हाँ देखो, मतलब एक छोटा सा वो देखोगे ना कि उसमें गेन और लॉस का एलिमेंट है, इसमें डिसीव करना किसी को, किसी की मीन से। ये 27 याद किसी को रखना जब। धोखा देना, हेलो, तो किसी को धोखा देना, डिसीव करना ना, धोखा हाँ देना। बिल्कुल, हाँ भाई भाई। तो 27 आप लोग देखो, इसको याद रखना जब हम सीवीटी पढ़ेंगे और क्रिमिनल। एक सेकंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है, इसका मैं कुछ करके आता हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही होगी दूसरे एंड पे, थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। No, sir, there is no problem. इट्स ओके भैया। ठीक ठीक, एक सेकंड, नो नो प्रॉब्लम। एक मिनट बस है, एक मिनट बस आगे मैं, आप लोग बने रहो। ऑडिबल हूँ सबको? Yes, sir. ठीक है। 27 ऐसे याद रखना कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है किसी की वाइफ के पोजीशन में, मान लो कि मेरी घड़ी है और मेरे वाइफ या मेरे क्लर्क या मेरे सर्वेंट के पास है, तो आईपीसी उसे इस तरीके से कंसीडर, आपको कैसा भी अब्रप्ट लगे पर आईपीसी उसको यही मानता है कि मेरे पोजीशन में है। और इसका इंपॉर्टेंट तब बताऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा, वहाँ रेलिवेंट है इसको। सीबीटी जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ एक इलस्ट्रेशन है, वहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वहाँ इसके साथ आपको बताऊंगा। बस ये यहाँ जान लो कि जो मेरे समान है, अगर मेरी वाइफ या मेरे सर्वेंट या मेरे क्लर्क के पास है तो आईपीसी समझता है वो मेरे ही पोजीशन में है। मेरी जेब में हो, मेरे वाइफ की जेब में हो, या मेरे क्लर्क के पास हो, मेरे सर्वेंट के पास हो, वहाँ बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। मतलब वहाँ उसका इंपॉर्टेंस है, जानना जरूरी था, तो मैंने इसको अभी आपको बता दिया। अब एक्ट मतलब आईपीसी में ऐसा नहीं है ना कि केवल कि आपको क्राइम करने के लिए एक्ट, नहीं, कभी कभी आपकी कुछ ड्यूटी होती है। बीइंग अ डॉक्टर, आपके पास कोई आता है, ठीक है, आप नेग्लिजेंटली, या तो आप कोई एक्शन लेना बहुत जरूरी था, आप ओमिट कर देते हो तो भी एक क्राइम है। आपने ओमिशन किया वो भी क्राइम है, एक्ट करोगे वो भी क्राइम है। तो एक्ट में ना दोनों आता है कि एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट को भी हम एक साथ बोलते हैं, ओमिशन, सीरीज ऑफ ओमिशन और सीरीज ऑफ एक्ट, ठीक है। दोनों ही क्या कर सकते हैं, एक ऑफेंस के लिए, मतलब वो एक एलिमेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्ट करने पे ही वो लायबल हो, कभी कभी जो लीगल ड्यूटी हो उसे ना कर रहा हो, जैसे नेग्लिजेंस आप लोग पढ़ोगे, किसी के लीगल टॉर्ट में पढ़ोगे कि लीगल ड्यूटी होती है और उसे परफॉर्म ना करे जिससे सामने वाले को नुकसान हो। एक बात मैं डिस्कस करना आपको भूल गया कि क्या, एक बात बताओ, टॉर्ट है, ठीक है, सिविल रॉन्ग होता है, ये क्राइम पढ़ रहे हैं हम, और एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। तो क्या एक बताओ कि एक बंदे पे जिसपे मैं टॉर्ट के भी केस कर सकता हूँ और आईपीसी में एफआईआर, मतलब मान लो एफआईआर भी करा सकता हूँ, क्या दोनों एक साथ करा सकते हैं कि एक ही करा सकते हैं? So, एक ही करा सकते हैं। एक ही। अब कोई बताना चाहोगे लॉ जहाँ ऐसा कहा गया है कि नहीं एक ही चीज कर सकते हैं? सर सिविल और टॉर्ट मतलब एक साथ कर सकते हैं ना, क्रिमिनल नहीं कर सकते सर। दोनों कर सकते हैं, आपको कोई वो प्रोविजन नहीं है कि नहीं आप एक में ही जाओगे, आप दोनों आप प्रोविजन वो कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के केस में एक साथ कर सकते हैं ना कि दोनों, ये नहीं आईपीसी नहीं, केस इसमें में भी कर होता है। सकते हैं, इसमें भी कोई नहीं है, मतलब जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपको अवेलेबल हैं, ठीक है, आप सबके अंदर जाके वो आप ले सकते हो, ठीक है। कोई कोई प्रोविटी नहीं है कि नहीं ये पहले करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो। जहां आपके राइट इन्फ्रिंज हुए आप उस प्रोविजन को इन्वोक करा सकते हो, ठीक है। 34 पढ़ते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। 100, हाँ बोलो सर एक डाउट है, हाँ सर, दोनों एक टाइम पे करा सकते हैं क्या? मतलब दो, आप कह रहे हो कि बिल्कुल, दोनों हाँ कर वही वही कहना चाहता था, दोनों करा सकते हैं, कोई सकते हैं? प्रोविजन नहीं। पैरेलली दोनों चलेंगे, सिविल भी चलेगा और क्रिमिनल भी चलेगा? अब कोर्ट किस नेचर का है, कई जगह एक जैसे नहीं, मतलब
प्रैक्टिकल मतलब एक ही ग्रुप के अंदर कई जगह होता है अवेलेबल, तो वहाँ करा सकते हैं। मतलब कोई मनाही नहीं है, ठीक है, कोई कहीं प्रोविजन नहीं है कि नहीं कि ना आप कि आप तो सजा दिला ही रहे हो, आपको कंपनसेशन भी चाहिए टॉर्ट में। वैसे कई प्रोविजंस है कि क्राइम में भी वहाँ प्रोविजनरी मतलब ये मतलब कि जहाँ पे आपको क्या बोल रहा था मैं, मतलब कि कंपनसेशन मिले। तो एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हो, आईपीसी में सजा दिलाओ, आप कंपनसेशन है यहाँ से भी लो, अगर वहाँ भी प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट नेचर का है तो वहाँ से भी आप कंपनसेशन लो, टॉर्ट हुआ है तो वहाँ से कंपनसेशन ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है, आप दोनों जगह से ले सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो जज एक्सेप्ट करता है कि इसको मतलब हियरिंग दोनों साइड से सुनेगा, मतलब सिविल भी देखेगा और उसी टाइम पे और क्रिमिनल साइड भी देखेगा, हाँ मतलब से बिल्कुल, अच्छा दोनों देख सकते हैं। वो मैंने कहा कोर्ट किस नेचर का है, मतलब ठीक है, अगर अवेलेबल है तो सेम रूफ है, मतलब उसी कोर्ट में होगा, अलग अलग रूम में होगा, मतलब उस नेचर का नहीं है तो अलग अलग जाना पड़ेगा, ठीक है। पर मनाही नहीं, मतलब तुम्हें मतलब इन्वोक करने से नहीं, मतलब बात नहीं समझ क्या कहना चाह अब रहा मैं था। समझ गया, हमें अलग से एप्लीकेशन नहीं डालनी, हाँ, एक ही एप्लीकेशन में आप काम हो कोर्ट जाएगा। चले जाओ, लेकिन वो दूसरी कोर्ट ये नहीं करेगी कि तुमने टॉर्ट का केस मतलब ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, वो बंदा जेल में है, अब तुमको कंपनसेशन चाहिए, किसी कोर्ट में जा रहे हो, कोर्ट बिल्कुल नहीं मना कर सकती है, ये तुम्हारा राइट है, तुम्हारा स्टैट्यूटरी राइट है, तुम बिल्कुल जा सकते हो। अच्छा, डबल डबल एप्लीकेशन नहीं डालनी पड़ेगी हमें, एक ही हाँ, एप्लीकेशन। अगर एक रूफ के अंदर अवेलेबल है किसी ऐसा सिस्टम है तो वहां भी ले सकते हैं। ये बात इसकी हो रही है ना कि आप दोनों इन्वोक करा सकते हो, कोई भी कोर्ट आउटराइटली ये रिजेक्ट नहीं करेगी आपको। अगर वो आप उसके लिए मतलब अट्रैक्ट कर सकते हो, वो इन्वोक कर सकते हो वो सेक्शन या वो प्रोविजन, तो बिल्कुल कर लोगे, चाहे वो सिविल हो क्राइम हो कितने भी हो, सब एक साथ कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब 34 करते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। पहले समझ लेते हैं, मान लो 6-7 लोग होते हैं, उनको ना मतलब ये सोचा होता है कि हम भाई बैंक लूटेंगे, मतलब बैंक में रॉबरी करनी है हमें, मतलब डकैती करनी है, तो वो बैंक में एंटर करते हैं और पूरा कैश लेके, मतलब कैश भर लिया उन्होंने अंदर, मतलब वो बंदूक गन पॉइंट पे और सब कुछ लेके जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक गार्ड ने रजिस्ट किया, ठीक, और रजिस्ट किया जिसकी वजह से एक ने, सबको नॉलेज में था कि उसके पास मतलब वो लोग हथियार लेके गए हैं, तो सबके कॉमन नॉलेज में था, तो एक ने उठाया बंदूक, उस गार्ड को मार दिया, ठीक है, उसे समझ नहीं रहा था, उसने उसको मार दिया। तो यही होता है, तो वो पर्सन मारा तो एक ने था, पर जो मर्डर का केस है वो सब पे चलेगा। अब सब उसी तरीके से लायबल होंगे कि सबने उस हाथ से उस बंदूक को पकड़ा हुआ था, इस तरीके से 34 यही कहता है कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such person is liable for that act in the same manner as if, ये लाइन याद रखना, as if it were done by him alone, ठीक, वो उसी तरीके से लायबल होगा कि जैसे उसने अकेले किया हो। अभी के लिए आप इसमें आपको बहुत रिसर्च करने का मन कर रहेगा, पर इस एग्जाम्पल के थ्रू जान मतलब अपने को रोक के रखो। अब मेरे कहने से अगर मानते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, नहीं तो इसमें आपको बहुत डेविएशन है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या होगा। अगर ड्यूएलएलबी में आपका पूछता है तो इतना ही बहुत है आपके लिए पूछने के लिए, इससे ज्यादा आज तक नहीं पूछा है। इस पे केसेस है हमारे में, केस मैट में। आप लोग अब इस लेवल पे अगर उस तरीके से यहाँ वो परेशान होना चाहते हो तो बाकी चीजें भी तो आपको पढ़नी है, वो कौन पढ़ेगा आपके लिए। तो बस मेरा रिक्वेस्ट है आपको, अगर मैं कह रहा हूँ आपकी मर्जी, बाकी तो आपको यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करो कि यहाँ तक जानो बस, आगे बढ़े। सर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से सिमिलर होता है? ये 120 बी ए की बात कर रहे हो तुम? जी जी। देखो मैंने वही अभी बोला ना कि तुम्हें क्या कहते हैं कि आईपीसी आइसोलेशन नहीं होगा कि एक ही सेक्शन उस पे वो अट्रैक्ट हो रहा हो। अगर फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस है और बन रहे हैं, पहले तो पुलिस वो एफआईआर में लिखती है, फिर कोर्ट देखेगी कि जस्टिफाइड है कि नहीं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं किसी रैंडम बोलूंगा ये होगा ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। हो सकता है दोनों प्रोविजंस लगे, 34 भी लगे, 128 तुम्हें बी भी लगे, ठीक है, या हो सके 34 से ही काम चल जा रहा हो, तो ये जी जी। देखना होगा, ठीक है। आइसोलेशन में नहीं कि बस ये लगेगा कि वो लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है पीसी में, हमेशा याद रखना। ये बात तुमने देखी भी होगी ना, कॉमन एफआईआर तो सबने कॉपी या कभी देखी होगी या न्यूज पढ़ा होगा लॉ रिलेटेड की इस हाँ पे हाँ। इतने जी सेक्शन जी। लगे हैं, ये लगे हैं, ये लगे, ये लगे, तो एक तो लगता नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है।
अब यहाँ 36 मैं आपको देखो बेयर एक्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ कि अब कहाँ कहीं बुक में जाओगे या आप खुद ही पढ़ना, मतलब ये अच्छी बात होती है कि अब ये देखो इलस्ट्रेशन है। अब इलस्ट्रेशन मान लो ड्यूअल एलबी में क्वेश्चन आया कि एक बंदा क्या होता है, ए क्या होता है, जेड के डेथ कैसे कॉज करता है कि उसको फूड देना था, ठीक है, वो नहीं दे रहा है, ठीक है, बस उसका ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे फूड देना, पर नहीं दे रहा है। मान लो उसको कमरे में बंद कर दिया, मतलब ऐसे आम भाषा नहीं, पर मान लो कमरे में बंद कर दिया, तब तो ऑब्लिगेशन आ गया ना। क्या कर रहा है, इफेक्ट कॉज पार्टली बाई एन एक्ट एंड पार्टली बाई ओमिशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा, वैसे तो दोनों ही ओमिशन और एक्ट दोनों ही कंस्टिट्यूट करते हैं क्रिमिनल एक्ट को। तो यहाँ क्या कहता है, कोई बंदा क्या करे कि आधा चीज ओमिट करे और आधा एक्ट करे। मान लो किसी बंदे को मारता है, सुबह को मारता है और दोपहर में एक टाइम खाना देता है, शाम को खाना नहीं देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि भाई मैंने मतलब खाना तो दिया था और मैं 2 टाइम, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी होती है देने की। पार्टली बाई उसने एक्ट कॉज किया, पार्टली बाई ने एक्ट एंड पार्टली बाई ने ओमिशन, तो वो लायबल होगा, ए हैज कमिटेड मर्डर। आप सेमेस्टर में आओगे, आपके अंदर बहुत भावनाएं उमड़ रही होंगी, नहीं कैसे क्या कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन याद रखना। हमने भी किया, बहुत शांति से हमारा हो गया। हमें जो सीखना था, लॉ बहस करना था, हम एलएलबी कर रहे हैं, फिर एलएलएम करेंगे, आप भी करोगे, ठीक है। तो ये आप किसी सिंगल उसमें नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिया हो, पर इसीलिए कहता हूँ बेयर एक्ट से पढ़ो, इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है और एग्जाम में बार बार ड्यूअल एलएलबी का यही आता है। ये याद रखना, ये सेक्शन नंबर मेरे हिसाब से आप लोग याद रखना 41 और 42 में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को थोड़ा बहुत डिफाइन करने की कोशिश की गई है। स्पेशल लॉ इज लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे आप सा किसी ने बताया। लोकल लॉ या आप समझो या उसको तो समझो, मतलब पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ये थोड़ा मैं उल्टा बोल गया। सब्जेक्ट मैटर मान लो स्पेशल लॉ है, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है, बस उन्हीं पे लगेगा। लोकल लॉ है मतलब किसी पार्टिकुलर टेरिटरी में लगेगा, जैसे आपसा हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को हमने बहुत सारे मतलब स्पेशल प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो पार्टिकुलर पार्ट के लिए लगेगा। आईपीसी ने यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया। सेक्शन नंबर याद कर लेना 41 42। एसएल साइड लोअर ऐसे होता है ना ट्रेन में, ऐसे याद रखना 41 42। और वो इस तरीके मतलब एग्जाम में भूल जाओगे ना, बहुत सारी चीजें याद रखनी होगी। वैसे साइड लोअर एसएल स्पेशल लॉ लोकल लॉ 41 42 ऐसे याद करने की कोशिश करना। अब 44 में मैं ऊपर बताना भूल गया, 34 का आप सेक्शन नंबर भी याद रखना, मैं ये भी बताता हूँ पढ़ाते वक्त। 34 है, एक बार ऊपर देख लो कुछ 30 आप 24 25 का भी याद रख लेना। मतलब पढ़ना तो है, मतलब सेक्शन नंबर याद करने की बात कर रहा हूँ आपको, आप लोग लिख लो, मतलब इसे याद रखना। अब 44 भी सेक्शन नंबर भी याद करना कि आप इंजरी किस किस चीज को कर सकते हो, मतलब एक पर्सन को इंजरी किस किस कैपेसिटी में कर सकते हो, उसकी बॉडी को कर सकते हो, कैसे करोगे, एग्जांपल बताओ। इसको थप्पड़ मार देंगे। स्लाइट हार्म आईपीसी कंसीडर नहीं करता। सर उसका डिफेमेशन करके भी कर सकते हैं इंजरी। बिल्कुल, ये जो लिखा ना बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, उसके सामान चोरी कर ली, थेफ्ट कर ली आपने, नर्वस शॉक। हाँ बिल्कुल, आप माइंड को हो गया आपके, मतलब माइंड आपके अच्छे पोजीशन नहीं है। बॉडी कैसे कर सकते हो, आपने उस पे वो कर दिया ना ग्रीवियस हार्ट 320 है। सर धमकी देके भी इंजरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, रेपुटेशन को डिफेम कर दिया, रेपुटेशन को हो गया। हाँ बिल्कुल, तो इंजरी 4 तरीके से 4 हेड्स पे कर सकते हो, इसको याद रखना आप लोग। इसे हाईलाइट भी करते चलो, ठीक है। आप लोग बेरक है आपके सबके पास? जी भैया। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। जी भैया हैं। भेज दूंगा, ये भी भेज दूंगा मैं ओके। अब ये बताओ आईपीसी में सामने दिख रहा है कितने टाइप के पनिशमेंट होते हैं? 5 टाइप का। हाँ, कोई देख के इमोशनल तो नहीं हो रहा 6 लिखा हुआ है? नहीं भैया वो 5 पता है। हाँ वो स्टार दिख रहा है ना, तो मैं इसको पहला है डेथ, सेकंड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास बोलते हैं, थोड़ा हिंदी में ही बता देता हूँ। डेथ मतलब सजाए मौत, मौत की सजा होती है। थर्डली है तो आपका इम्प्रिजनमेंट, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, रिग्रेस, ठीक है, हार्ड लेवल में तो मजदूरी कराएंगे, जेल में रखेंगे लेकिन आपसे मजदूरी भी कराएंगे।
और बहुत सारी कह रहे हैं, सिंपल है, बस जेल के अंदर बैठो, खाओ और सजा काटो अपनी। ये चक्की पिसाई हुई है, है क्या? चक्की पिसाई हुई है। हाँ, चक्की पिसिंग सुने कि नहीं? चक्की पिसिंग पिसिंग इस तरीके ये सब सुने होंगे। फिर होगा फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे चीजें होती हैं। और आजकल तो जो जितने भी नए लेजिस्लेशन है ना, उसका ये तो पार्ट ही है, जो आपका ये है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। बंदा भाग जाता है तो, लेकिन घर सामान अपना लेके तो नहीं, प्रॉपर्टी लेके नहीं भागेगा ना, तो सबसे पहले वही अटैचमेंट होना शुरू होता है। तो जितने भी लेजिस्लेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग, सब में देखोगे इसके प्रोविजंस होंगे और फाइन भी होंगे। तो ये बस 5 आप याद कर लेना, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। किसी में कोई दिक्कत पूछो इन 5 में से। नो सर। नो भैया। हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर। बस रिगरस और सिंपल भी समझ में आ गया ना, बस इससे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी हमें जज जुडिशरी नहीं बनना है, जब तैयारी करेंगे तो समझेंगे। अब थोड़े हम जनरल एक्सेप्शन देखते हैं और बाकी प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, ये सब कल देखेंगे। कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, काल कोठरी की सजा होती है ना, पहले सुनते थे, उससे इधर मिलता जुलता है। कि मान लो किसी को, इसमें याद रखना, मैंने हाईलाइट कर रखा है, रिगरस इम्प्रिजमेंट हुआ है, ठीक है, कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया और रिगरस इम्प्रिजमेंट मिला उसे काल कोठरी में रख सकते। सिंपल इम्प्रिजमेंट में नहीं डाल सकते काल कोठरी में, रिगरस इम्प्रिजमेंट हुआ है। लेकिन उसमें एक चीज ये याद रखना, मतलब काल कोठरी के अंदर ये नहीं कि कमरे में जिस यहाँ लाइट नहीं पहुंच रही उसमें हमेशा डाल देंगे। नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल, कितनी भी सजा हो, 30 साल की हो, 10 साल की हो, 5 साल की हो, टोटल जो उसे रखेंगे उस दौरान, मतलब जो सजा है वो 3 महीने से ज्यादा काल कोठरी में नहीं रखेंगे। ठीक, ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो। कब सॉलिटरी कन्फाइन, सेक्शन नंबर है 73, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब कर सकते हैं? जब उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट हुआ है कोर्ट ने, ठीक है। और दूसरा कि 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, इसमें ये है। बाकी इसमें तो बहुत सारे डेट्स और महीने हैं, वो रेलिवेंट नहीं है। वो आप जाओगे तो ऊपर वाला भूल जाओगे, ऊपर वाले 2 याद रखो। चाहे कोई बताओ तो, मैंने स्क्रीन से हटा दिया है। क्या भैया? ये क्या है, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कब किसी को भेज सकते हैं? जेल के अंदर कोई सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है, 2 एलिमेंट जब बताओ। rigorous imprisonment और not और exceeding more than एक 3 months. नॉट डिस्क्रीडिंग। हाँ, उस पूरे सजा के दौरान। और उसमें भी कैसे रखना है, ऐसा नहीं है कि काल कोठरी भर के छोड़ देना है। ऊपर देखो नीचे एक और सेक्शन है 70। एक सर वो एक होल, एक टाइम पे 14 days से ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब 14 डेज के बीच में, ठीक है, 14 किसी भी केस में 50 साल की सजा हुई हो, एक साथ 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। अब रखेंगे तो बीच में क्या देना एक पड़ेगा, महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं। ठीक है, उसे खुले में बाहर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, फिर एक पीरियड के लिए आना पड़ेगा, फिर ले जाके रख सकते हो। तो 2 चीजें हमको इंपॉर्टेंट है, रिगरस इम्प्रिजमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं, और एक साथ 14 डेज से ज्यादा नहीं, ठीक है। दोनों सेक्शन याद है, 74, 73 और 74। बस इतना ही आपके लिए रेलेवेंट है, बाकी आप सब कुछ कर लेना तो और पढ़ते रहना। लेकिन आपको ना बहुत एक ही चीज बहुत ज्यादा नहीं करना है। इंट्रेंस में क्या होता है ना, आपका ये होना चाहिए बहुत सारी चीजें वो करनी है। अब जब सेमेस्टर में पढ़ोगे ना, लॉ करोगे, तो एक ही चीज को बहुत ढंग से करनी पड़ेगी। अभी आपको बहुत सारी चीजें करनी है, ये फर्क हमेशा याद रखना। कभी उलझ रहे हो, कोई नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ सकते हो, एक के बलिदान दे लो, उसके जगह पर 10 और चीजें कर लो, एक के पीछे भागो मत। हाँ, पर जब ना लॉ करने आना या कहीं भी करना है, जरूरी नहीं ड्यू में, जहाँ भी है, पीछे पड़ जाना, ना समझ में आए उसके, टीचर हो या तुम्हारा कोई टॉपिक हो या कोई भी हो। अभी देखो 76 जनरल एक्सेप्शन है कि मतलब एक्ट करेगा, देखोगे ना कि गुड फेथ में, ज्यादातर गुड फेथ भी ना हो तो कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे ना लायबिलिटी से हमने उसको हटा दिया कि मतलब उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। बंदा एक्ट तो कर रहा होगा पर उसे हम लायबल नहीं ठहराएंगे अंडर दिस एक्ट। तो ये इसलिए दे रखा है ना कि कुछ फंक्शन होता रहा है, जैसे आर्मी फंक्शन है। अब वो नीचे हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी जज का है। अब जज ने मान लो सजा दी, जो उसके सामने जज में आप देखो, हम वो फॉलो करते हैं, एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो करते हैं कि 2 लोग जो सबूत लाएंगे उसके बेसिस पे हम करेंगे। इंक्विजिटोरियल 2 सिस्टम होता है मतलब दुनिया में, हम इंडिया में एडवर्सरियल फॉलो करते हैं।
तो जज उसके सामने लाया जाएगा, जो एविडेंस उसी की बेसिस पे देगा। हो सकता है वो गलत हो, ठीक है, गलत एविडेंस उसके सामने रखे गए हों, प्रेजेंट किए गए हों। तो ऐसा थोड़ी है कि जज ने किसी को सजा दी तो फिर उसको सजा दो, उसने गलत सजा कैसे दी। तो ये मतलब एक्सेप्शन प्रोवाइड किए गए अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, अलग अलग एक्शंस को, वो जो बहुत जरूरी थे। जैसे किसी को सजा देना जरूरी है, वैसे कोई अपना ढंग से काम कर रहा, गलती से या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक अलाउड नहीं चलेगा, किसी कारणवश उससे ये एक्ट हो जाता है, तो उसको ये एक समझो प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो जज को बताएंगे वो कहाँ पे, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, 77 है ये आपका। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is in good faith he believes to be given to him by law। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन देना जरूरी, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। कोई टॉम डिक एंड हैरी आएगा, अनस्क्रप्चुलर पर्सन आएगा, भाई तुमने गलत दिया है, उसको रास्ते में घेर लेगा। ठीक है, आप ये रेयर केसेस में होता है, मतलब कोई किसी पीछे पड़े, लेकिन ये प्रोटेक्शन दे रखे हैं तभी ना वो काम कर पा रहे हैं। तो जनरल एक्सेप्शन ये मत कहना कि ये क्यों डाल रखे हैं, ये तो पीनल प्रोविजन थे, पीनल कोड है, तो काम करने के लिए लोगों को जरूरी है, इसलिए हमने कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे वो लायबल नहीं होंगे, दोषी नहीं होंगे। अब एक एक को पढ़ते हैं हम लोग, 76 को पढ़ते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब इसमें देखो फिर बता बेयर एक्ट की ब्यूटी, आपको कहीं इस तरीके से नहीं होगा। 76 के अभी आप ये पढ़ो, इलस्ट्रेशन पढ़ो। एक सोल्जर है, मॉब पे फायर करता है, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने मतलब कमांड दिया था कि फायर करो। हो सकता है उसने गलत, मतलब उनको एक हो सकता है कि उसको सच्ची में जरूरत हो और उसने ऑर्डर किया हो। अब नीचे वाला अब ये थोड़ी सोचेगा वो उस समय बैठ के कि इसका इंटेंशन सही है या गलत। हमारे सुपीरियर ने उसको फॉलो करते वो फायर करता है, सामने वाले की मौत हो जाती है। अब एक केस हो कि वो सही वजह थी, एक प्रोटेक्शन है, तो भी प्रोटेक्शन है। अब मान लो उसने गलत तरीके से भी दिया हो, तो वो अपना आर्मी का अपना है, मतलब उनका अपना हिसाब से वो करेंगे, उसे लायबल ठहराएंगे, लेकिन उस बंदे को नहीं है कि जिस मतलब वो तो एक्ट करेगा ही, उसके सुपीरियर ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया है, तो उस पर एक्ट करेगा ही, तो वो लायबल कभी नहीं होगा जो नीचे वाला बंदा होगा, क्योंकि डेली अपने काम करने के लिए बहुत। बट सर सुपीरियर ऑफिसर जो मतलब वो दिया रहता है ऑर्डर, वो लायबल होगा या नहीं? लायबल होगा या नहीं होगा वो उससे हमें मतलब नहीं है, हम किसके एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, वो तो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के ऊपर है। ठीक है, वो हमें नहीं पता, हमें बस इलस्ट्रेशन यही बताने की कोशिश कर रहा है कि नीचे वाले बंदे ने जो ऑर्डर फॉलो किया ना, वो तो किसी भी कंडीशन में लायबल नहीं होने वाला है। तो कई कंडीशन फैक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे वो सुपीरियर ऑफिसर लायबल हो रहा होगा, ठीक है, उसे सजा हो रही होगी। कई कंडीशन ऐसे होंगे जहाँ सच्ची में जरूरी होगा फायर करना, ठीक है, उनके अपने ही जान पे बनी होगी, या जो भी कंडीशन होगा वहाँ लायबल नहीं होगा। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। पर ये जनरल एक्सेप्शन कहता है कि मतलब वो जो जूनियर है, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है, विल बी ऑलवेज, वो लायबल कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी भी सूरत हाल में नहीं होगा। 77 हमने कर लिया है, जज लोग का जो प्रोटेक्शन है। मान लो एक्सीडेंट हो गया, हमने ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया है, कोई लॉफुल एक्ट कर रहा हो, ठीक है, अब लॉफुल एक्ट मान लो कोई गाड़ी स्पीड करके चला रहा हो, ये लॉफुल एक्ट तो है नहीं। हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस है जिसमें यह था कि एक स्पीड को प्रिस्क्राइब स्पीड होती है, इससे ज़्यादा नहीं चल रहा। मान लो कोई अपना लॉफुल काम कर रहा, ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। यानी देखो यहाँ पे मेंस रिया नहीं है, ठीक है, उसका मेंस रिया हो तो लायबल होगा, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। देख रहे हो, लॉफुल लॉफुल लॉफुल, कहीं भी लीगल नहीं आ रहा है, सब कुछ लॉफुली कर रहा हो और उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। अब इलस्ट्रेशन पढ़ लो, ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट से। मैं बार बार 5 बार बोल चुका हूँ, फिर बोलूंगा, और जितनी बार पढ़ाऊंगा इसलिए कहूंगा आप भी कई बार पढ़ो इस बेयर एक्ट को, इलस्ट्रेशन को पढ़ो। मान लो कोई एक वर्कर है, अपना वो काम कर रहा है, मान लो उसकी टोपी है, चाहे जो भी है, हेलमेट होता है ना उनके, देखो वो उछल के, मान लो किसी वो बड़ी हाइट पे काम कर रहा है, बहुत तेज हवाएं आई, उसके ना वो जो हेलमेट था वो उछल के चला गया, और सामने कोई खड़ा था, जो वो मौत हो गई सामने वाले की। तो वो आईपीसी के अंदर तो लायबल नहीं है कि देखो उसका इंटेंशन नहीं था, क्रिमिनल इंटेंशन,
पर क्या उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा? यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि कंपनसेशन नहीं, बहुत सारे और प्रोविजन होते हैं जहाँ उसको कंपनसेशन देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ बस इसकी बात कर रही है कि वो क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री है बंदा, वो लॉफुल मैनर में विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन उसी एक मिसफॉर्चून से ये काम हो गया। तो हमको बस इतने से मतलब है, भाई उसका क्रिमिनल इंटेंशन था नहीं था, लॉफुल एक्ट कर रहा था, हाँ जी बिल्कुल कर रहा था, लायबल है बिल्कुल नहीं है। ये हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो कहाँ सर बिल्कुल भी सजा नहीं होगी क्या उसको? बिल्कुल नहीं होगी, क्यों होगी? क्रिमिनल इंटेंशन है उसकी, ऐसे तो फिर मतलब देना मुश्किल हो जाएगा। गलती से हुआ है ना। फिर एक्सेप्शन ही क्या रह गया? हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है सर। ये देखो ना, ऐसे मान लो इसका ये फायदा नहीं है कि अपना कोई हेलमेट उठा के ऊपर से ना वो एक पत्थर उठा के चला दिया, कहते हैं हवाएं बह रही थी, वो देखेंगे ना भाई फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस। ऐसे थोड़ी अल्लू बुल्लू चम्मच लाए हो गया काम है ना, ऐसे थोड़ी एविडेंस के बेसिस पे ना सब कुछ देखना होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो केसेस मैं इतना बड़ा लाइन पढ़ नहीं पाऊंगा, थोड़ा लेट भी हो रहा है, आप लोग पढ़ना, डाउट हो तो पूछना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कि मान लो एक शिप जा रही है, ठीक है, समुंदर के बीचों बीच है। अब उस समय क्या हो गया कि सामने दो छोटे छोटे शिप हैं, एक पे 10 लोग हैं और एक पे ना सामने मतलब 40 लोग हैं, और जो बड़ी शिप है उस पे 50 लोग हैं। ए पे कितने हैं? 10। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, सामने दो शिप है ए और बी, एक पे 10 है एक पे 40, और जो एक पे ना जो शिप जा रही है सामने जो खड़ी है बड़ी शिप, इस पे 50 लोग हैं। तो जो बी है सॉरी सी है, ए बी सामने खड़े हैं और सी बड़ी वाली सामने खड़ी, इनके सामने दो हैं। अब उसके पास ऑप्शन है ना कि या तो देखो बीच में जाने का कोई रास्ता नहीं, इस तरीके से कि किसी से टकराना है, बी से टकराओ या ए से टकराओ। तो वो उसका भाई इंटेंशन तो नहीं थे शुरू में किसी के मारने, वो तो भाई वो अपना मतलब शिप लेके जाना था, लेकिन अब ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि जहाँ उसको मजबूरी में उसको देखना पड़ेगा कि बी को करे कि ए को करे। तो वो जाके अल्टीमेटली करता है स्लाइट हार्म ए के ऊपर, शिप से वो ठोकर लग जाता है और उन सबकी डेथ हो जाती है। वहाँ उसका इंटेंशन ये था कि मेरे शिप पे जो 50 लोग हैं और सी शिप पे 50 लोग हैं और बी पे मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, ग्रेटर हार्म होने से बचाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं स्लाइटर हार्म कॉज कर सकता हूँ। ये एक्सेप्शन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत स्क्रूटनी के बाद मिलेगा, मतलब एविडेंस देखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो अगर इस इंटेंशन के साथ कि मेरे 50 और सामने 40, इसमें 90 लोग हैं कि इस पे ज्यादा हार्म हो सकता है, तो मैं ए के साथ टकरा देता हूँ, हो सकता है जो नुकसान हो वो बहुत कम हो। तो ये वो जो जिससे जो चला रहा है वो लायबल नहीं होगा। ये मैं आपको ने आसान भाषा में मैंने बता दी है। अब इस सेक्शन को पढ़ लेना, किसी डाउट हो तो व्हाट्सएप पूछ लेना, तो अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, आप लोगों को कई लोग खाना पड़ेगा और कहीं जाना भी होगा, जैसे मुझे भी जाना है। देखो 82, अब सेक्शन नंबर भी याद रखना, ऊपर वाले तो इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये वाला याद रखना आप लोग, जिसको बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स 82। एक मैक्सिमम आपको मैं बताना भूल गया, वो स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ, वो व्हाट्सएप कर दूंगा, पहले अभी यहाँ याद रखो, डॉली इन कैपेक्स बोलते हैं इसको। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years of age, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years of age। 7 साल के नीचे कोई बच्चा कुछ क्रिमिनल एक्ट करता है वो लायबल नहीं होगा। और फिर इसी में थोड़ा वेरिएशन है, अगर 7 से ऊपर हो, 7 और 12 के बीच में हो, ठीक है, लेकिन इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योरिटी ना हो, तो भी वो लायबल नहीं होगा। लेकिन उसमें मैच्योरिटी है तो क्या सजा देते हैं? नहीं, उसे वो तो बाल सुधार गृह आपने सुना होगा, घर होते हैं वहां भेज देते हैं, ठीक है, यही उनकी सजा होती है। लेकिन अगर इमेच्योरिटी है तो वो बिल्कुल लायबिलिटी से फिर बच निकलेंगे, मतलब मैच्योरिटी नहीं है उनकी, अगर 7 ईयर से ऊपर हो, अंडर 12 ईयर्स, और 7 ईयर से कम हो तो उस हर हाल में वो लायबल नहीं होंगे इन एवरी सर्कमस्टांसेस, जिसको हम लोग एक लीगल मैक्सिम होता है डॉली इन कैपेक्स, ठीक है। कोई चैट बॉक्स में लिख दो सबके लिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई लिख रहा है? हेलो, हाँ भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ लिख, एक दिया। वो क्या ना स्क्रीन शेयर करते हैं जब हम लोग, तो वो जो पीडीएफ होता है या पीपीटी वही दिख रहा होता है।
अब सुनो, ऐसे होता है एक्ट ऑफ ए पर्सन अनसाउंड माइंड, लूजली टर्म से उसको हम पागल, ठीक है, मेडिकल टर्म्स है ये, लूजली टर्म्स हम पागल बोलते हैं, लेकिन मेडिकली वो अनसाउंड हो तो वो अगर वो कोई एक्ट करता है तो वो लाइबिलिटी से फ्री है, मतलब नहीं होगा लाइबल, कोई भी क्रिमिनल एक्ट करता है। और एक 85 होता है इंटॉक्सिकेशन, मान लो अल्कोहल या किसी भी इंटॉक्सिकेशन के थ्रू है और अपने वो मतलब होशो हवास में कहेंगे ना, मतलब नहीं है बंदा, लेकिन जो वो इंटॉक्सिकेशन हो ना, ये नहीं कि खुद ही शराब पी और फिर एक्ट कर रहा हो, तो लाइबिलिटी से वो नहीं बच नहीं पाएगा, तब लायबल होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट कोई, मतलब उसके अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट उसको इंटॉक्सिकेट किया गया हो और फिर कोई एक्ट करता हो तो अपनी लाइबिलिटी से वो फ्री होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना करते हैं। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन होगा, मुझे जैसे खाने होने का कुछ अब देखना होगा, जा रहा हूँ बाहर, तो आप लोग व्हाट्सएप पे लिख लेना। थोड़ा बहुत ये बता दो 2-3 मिनट कुछ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैं भी थका कॉलेज से आया था, जितना मिला उतने में मैंने भाई आया मेरे को। आप लोगों को भी आया। ठीक है, तो किसी को डाउट हो ना तो जैसे व्हाट्सएप पे लिख देना, ग्रुप में लिख देना, वहाँ बहुत लोग हैं ना, जैसे देखो अभी एक लोग अब आ रहे हैं, क्या ही फायदा होगा इनको, जैसे रिकॉर्डिंग होगा इसे देने की कोशिश करेंगे आपको, तो किसी डाउट होगा ना व्हाट्सएप पे लिख दो, तो मैं वहाँ से मतलब आपको देख लूंगा, मतलब अपना काम करते करते मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा। व्हाट्सएप पे ना अपना डाउट आप लोग लिखो, सच्ची में ढंग के डाउट हो ना, वहाँ पे 20-30 लोग हैं, धीरे धीरे वो भी आएंगे पढ़ाने के लिए, अभी धीरे धीरे कुछ दिन होगा ना तब ये प्रॉपर वे में सब कुछ चलने लगेगा, तो आप वहाँ भी अपने डाउट्स वहाँ लिख सकते हो। अब मुझसे पूछना है तो मुझे डीएम भी कर सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं, थैंक यू गाइस। सर थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच।